गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10th का अपना जो हिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा है, अंग्रेजों का प्रतिकार एवं संघर्ष। पिछली जो क्लास हुई जिसमें हमने देखा कि गांधी जी ने किस प्रकार से, यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसके बाद में यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा आंदोलन यानी ये गांधी जी के नेतृत्व में हमने देखा था कि किस प्रकार से गांधी जी यानी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो आंदोलन क्या बन गया था, एक जन आंदोलन बन गया था, जनता का आंदोलन बन गया था। 1934 तक हम पहुंच गए थे। अब यानी हम यही घटनाक्रम पढ़ रहे हैं इसमें, यानी 1947 तक के। तो अब जो आगे जो हमारा नेक्स्ट यानी कौन कौन से आंदोलन, देखिए अब है व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। यानी द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अगर द्वितीय विश्व युद्ध की बात कहें तो 39 से 45 के बीच में होता है, तो 39 में शुरू हो गया 1939। भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में हड़ताल व प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि भारत था वो अंग्रेजों का उपनिवेश था। ठीक है, तो इसमें अंग्रेजी सेना भाग ले रही थी, तो अंग्रेज यानी अपने उन उपनिवेशों से यानी उस युद्ध में सेनाएं भेज रहे थे। ठीक है, तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो ब्रिटिश था वो मित्र राष्ट्रों में शामिल था। ठीक है, तो भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में क्या हो रही थी? हड़ताल व प्रदर्शन हो रहे थे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह के बजाय यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा। यानी व्यक्तिगत, कौन सा सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत, ध्यान देखो, व्यक्ति यानी स्वयं, पर्सनली, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके बजाय? यानी सत्याग्रह के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा गांधी जी ने, और उसे कांग्रेस ने मान लिया। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू भी कर दिया। गांधी जी के द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थल, यानी सब जगह ऐसा स्थान, सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे, युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। ये यानी इससे व्यक्तिगत सत्याग्रह में था कि गांधी जी चुनेंगे, वो चुना हुआ व्यक्ति लोगों के बीच में जाएगा, सार्वजनिक सभा में जाएगा और लोगों को युद्ध में नहीं जाने के बारे में यानी भाषण देगा और अपनी गिरफ्तारी देगा। ठीक है, युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और गिरफ्तारी देंगे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। गांधी सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे कौन? विनोबा भावे, जिन्होंने 3 माह की सजा दी गई। जवाहरलाल नेहरू दूसरे यानी और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही। ध्यान देना, जवाहरलाल दूसरे सत्याग्रही थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में यानी 30,000 लोग पकड़े जा चुके थे। ओके, अगर हम बात करते हैं तो ये था गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब आ जाता है यानी भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 आ गए हम, यहां पर 1942 में आ गए हम। अब देखो, क्रिप्स कमीशन या क्रिप्स मिशन की असफलता हो गया था। जापान का भारत पर आक्रमण का भय, यानी जापान भारत पर कभी भी आक्रमण करने का भय, और 14 जुलाई 1942 के वर्धा कांग्रेस बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय आदि के कारण 8 अगस्त और 1942 को बंबई में
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। इसकी देखो 14 जुलाई 1942 को जो गांधी जी का जो आश्रम था वर्धा, वहां में कांग्रेस की बैठक हुई और कांग्रेस कार्यकारिणी में यह निर्णय लिया गया कि गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन और चलाया जाएगा। ठीक है, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। और इस ये जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी वहां पर, उसको यानी जो बंबई के अंदर, कहां पर? बंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति, कब? 8 अगस्त 1942 को। तो ये अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो अगस्त में ये घटनाक्रम हुआ था, तो इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति। कौन सी क्रांति? अगस्त। ठीक है, अगस्त क्रांति के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि बहुत हो चुका, असहयोग कर लिया, खिलाफत कर ली, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर लिया, लेकिन अब या तो यानी करो और मरो का नारा इसी में दिया था कि या तो हम आजादी प्राप्त करके रहेंगे या फिर अपने प्राणों को बलिदान कर देंगे। 2 काम में से एक काम जरूर होना है। ठीक है, तो यहां पर गांधी जी ने क्या है, लोगों में जोश भरने के लिए, लोगों में देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए एक छोटा सा मंत्र दिया। वह मंत्र था करो या मरो, डू एंड डाई। कौन सा? डू एंड डाई। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे। ठीक है, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी नहीं रखेंगे, यानी हम किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। ठीक है, पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, 9 अगस्त की भोर को, 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त की भोर यानी सुबह को ही पहले ही गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये आंदोलन यानी दिशाहीन, कहने का मतलब इसमें कोई नेतृत्व नहीं रहा, क्योंकि गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन गांधी जी तो आंदोलन के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस के दूसरे नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। अब तो ये यानी अब इस जनता को राह कौन दिखाएगा? ठीक है, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। अब आगे नेक्स्ट देखो, इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। ठीक है, इस आंदोलन में शांतिपूर्वक हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगान देने से मना करना तथा सरकार का असहयोग करने की बात कही गई थी कि हमें यही काम करना है इसमें। ठीक है, इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया था कि ये लास्ट है हमारा संघर्ष, इसके बाद हमारे से कोई संघर्ष नहीं होगा, या तो हम इस संघर्ष में यानी सफलता प्राप्त हो जाएगी या हम मर जाएंगे, दोनों में से एक काम जरूर होगा। तो ये गांधी जी का क्या था? अंतिम संघर्ष बताया था गांधी जी ने। अतः जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में एक स्वतः स्फुट आंदोलन अपने आप खड़ा हो गया ये, क्योंकि गांधी जी और सब नेता तो जेल में चले गए, तो अपने आप ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त, एक अंदर से अपने आप से एक एनर्जी आ गई। ओके, और उठ खड़ा हुआ। कारखाने थे, स्कूलें थी और कॉलेज थी, उनमें हड़ताल हो गई, यानी कामकाज बंद हो गया। पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता गिरफ्तारी से बच गए थे। इसके नेताओं ने यानी भूमिगत रहकर, कहां पर? अंडरग्राउंड रहकर आंदोलन चलाया, जिसमें यानी कौन कौन प्रमुख थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा, इसके अलावा SM जोशी, ये प्रमुख थे, यानी ये भूमिगत आंदोलन चलाते थे। ठीक है, यानी कौन से थे ये? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। कौन सी पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट। ओके, यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, उसके अध्यक्ष कौन कौन से थे? राम मनोहर लोहिया,
अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा, जेपी नारायण और एसएम जोशी। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अरुणा आसफ अली ने बंबई में इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। देखो अरुणा आसफ अली, इसने बंबई के अंदर इस आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाया था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आंदोलनकारियों ने अनेक यानी समानांतर सरकार भी बना ली, यानी एक अलग प्रकार की सरकार बना ली समानांतर, गांव में, शहरों में। ठीक है, जिसमें यानी एक मंत्री होगा, कोषाध्यक्ष होगा, एक मतलब एक अलग सरकार, अपने गांव की अलग सरकार बना ली। इस आंदोलन का भी दमन यानी कर दिया गया। इस आंदोलन में गोलीबारी में यानी 10,000 से अधिक लोग मारे गए। विद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में बहुत से यानी क्या देने पड़े, रुपए देने पड़े। सरकार ने इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायित्व किसको ठहरा दिया? सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को। किसको? गांधी जी पर थोप दिया पूरा का पूरा जो ठीक रहा था। समझ गए कि ये सब का सब जो अहिंसा हुई है, जितना जो नुकसान हुआ है, जितने लोग मारे गए हैं, ये सब गांधी जी की बदौलत ही मारे गए हैं। इस आंदोलन में भारत की आजादी का मार्ग क्या कर दिया? अब प्रशस्त कर दिया। अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब हम ज्यादा दिन तक भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। और उसी समय क्या होता है कि ब्रिटिश में यानी चुनाव होते हैं। ठीक है, और ब्रिटिश में कौन सी पार्टी आ जाती है? लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी। और उनके नेता हो जाते हैं, उनका प्रधानमंत्री होता है एटली। कौन होता है? एटली ने घोषणा कर दी कि हम जल्दी ही भारत को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। वहां उत्तरदायी शासन की स्थापना भारतीय लोगों को सौंपकर चले आएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से लेबर पार्टी, जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, यानी काफी बड़ी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां और राष्ट्रीय पार्टियां। उसी प्रकार ब्रिटिश में एक लेबर पार्टी थी, उसके प्रधानमंत्री बने थे एटली ने, ये घोषणा करती थी। ठीक है, इस आंदोलन ने भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए सब कुछ त्याग करने की जो भावना वो जागृत हो गई और देश के में नेतृत्व की एक नई यानी पीढ़ी आगे आई, जिससे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ गई। अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था कि अब तो हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता यानी संप्रभुता चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थोड़े से हमारे अधिकार ज्यादा बढ़ा दें, यानी अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण और पूर्ण स्वतंत्रता। इससे हमें कुछ, इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो ये था यानी अपना जो यानी स्वतंत्रता संघर्ष। अब इसी चैप्टर में यानी आपकी जो इकाई है ना ये वाली, कौन सी? अंग्रेजों का प्रतिकार और संघर्ष। इसमें यानी अब जो कुछ जनजातीय आंदोलन, कुछ किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन, इसके बारे में भी दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे यानी इनके बारे में। जो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष था वो तो यहीं तक यानी जो प्रमुख था वो वहीं तक था। अब है यानी राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन या जनजाति। ठीक है, यानी SC ST जनजाति आती है ना, SC ST ये सब, ST ज्यादातर। राजस्थान में राजनीतिक की जो चेतना का प्रारंभ यहाँ के जो किसानों एवं जनजातीय समाज ने किया। यहाँ के किसने? राजनीतिक। राजस्थान में भी देखो, अब ये हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए, कौन कौन से आदिवासी आंदोलन हुए। तो राजस्थान में जो आदिवासी लोगों के बीच में एक राजनीतिक स्वतंत्रता या चेतना यानी इन आंदोलनों से ही यानी ये मिली थी इनको। ठीक है, कि राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ यहाँ के किसानों व जनजातीय समाज ने किया, जब यहाँ के किसानों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाला गया। ज्यादा टैक्स देना, ज्यादा भूमि कर देना, यानी अत्यधिक क्या डाला? वित्तीय बोझ डाला गया। तो यहाँ किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। तत्कालीन उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे डाली।
राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में ये आंदोलन स्वतः ही स्फुर थे, जो अन्याय व अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध शुरू है और भावी राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा के सूत्र बने। राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व कुशलगढ़ क्षेत्रों में भील निवासी, भील नाम की जनजाति निवास करती थे। यानी भील अत्यंत परंपरावादी आदिवासी जाति है, ओके, जो अपने सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर हमेशा सजग रहती है। समझ गए? जब इनके परंपरागत अधिकारों का जब हनन होने लगा तो ये लोग क्या हो गए? विद्रोह करने पर आतुर हो गए। ये लिखा है कि परंपरागत अधिकारों का जब हनन होने लगा, जब इनके अधिकारों को छीनने लगे, ठीक है, तो इन्होंने शासकों को, उस समय जो वहां की रियासत का शासक, जैसे डूंगरपुर का, तो डूंगरपुर का रियासत शासक कौन था उस रियासत का, और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिए। अगर हम बात करते हैं तो यानी भगत आंदोलन, कौन सा है? भगत आंदोलन। ये भी एक प्रसिद्ध आंदोलन है आदिवासियों का। हम आदिवासी आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो भीलों को सामाजिक एवं नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु, किसके नेतृत्व में? गोविंद गुरु ने एक संप सभा आयोजित की। कौन सी सभा? संप सभा। ये लो, संप सभा। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी गोविंद गुरु। किसके द्वारा? गोविंद गुरु ने संप सभा स्थापित की एवं उन्हें हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए एक भगत पंथ की। किसकी? भगत पंथ। कौन सा पंथ है? भगत और पंथ संप्रदाय, यानी इस भगत पंथ की स्थापना की कि आप हिंदू धर्म में ही बने रहने के लिए उनको, ओके, यानी हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए इस भगत पंथ की स्थापना की गई थी गोविंद गुरु के द्वारा। संप सभा के द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, इडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में भी सामाजिक जागृति से शासन, यानी शासन का मतलब यहां पर जो शासन था, अब शासन किसका? या तो वहां देसी राजाओं का, जो अंग्रेजों के क्या थे? स्वामी भक्त थे, या फिर खुद अंग्रेज वो क्या होके, यानी संशकित। संशकित का मतलब संदेह होने लगा, उनको शक हो उठा और भीलों को भगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। जब भीलों को बेगार कृषि कार्य करने के लिए, बेगार का मतलब देखो, बेगार कृषि कार्य करने के लिए बाध्य किया गया और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जाने गया, तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। किन्होंने? भीलों ने, उन शासकों के और अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक सुधार, क्योंकि गोविंद गुरु ने तो ये सामाजिक सुधार का कार्यक्रम किया था भीलों के अंदर, ठीक है, उस सामाजिक सुधार व संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की, यानी भील राज्य की स्थापना, ये भील राज्य स्थापित करेंगे। गोविंद गुरु को अप्रैल 1913 को डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा? डूंगरपुर राज्य के द्वारा गोविंद गुरु को, क्योंकि उनका नेता कौन था? गोविंद गुरु, इसलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। कब? यानी अप्रैल 1913 में गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ कहां चले गए? मानगढ़। मानगढ़ कहां है? बांसवाड़ा में। मानगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए, वहां पर बांसवाड़ा में। अक्टूबर 1913 को अपने संदेश के द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने को कहा, कि अपने संदेश फैला दिया कि सब के सब यानी भील हैं वो मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होंगे। भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भीलों के पास तो वही भाला, ठीक है, यानी एक तरह से तीर कमान, भाले, ये सब उनके हथियार। भीलों की एकता से भयभीत, अब ये भील जब एक जगह हो गए तो अंग्रेजों को भय लगने लगा कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, तो इससे पहले ही उन्होंने चारों ओर से, जिस प्रकार से यानी जो जलियांवाला बाग में उस बाग को चारों ओर से घेर कर, तो उसी प्रकार ये भी एक दूसरा ही जलियांवाला बाग कर दिया इन्होंने, यानी भील वहां पर बैठे थे, उनको चारों ओर से घेर कर और वहां पर गोलियां
बरसा दी। अंग्रेजों का तो ये काम था। अगर ये भील अगर यहाँ से कुछ नया संदेश प्राप्त करके बाहर निकल गए तो अंग्रेज सोचे कि हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो इस खतरे को टालने के लिए उन्होंने यानी बिना चेतावनी दिए ही क्या कर दिया, वहां पर एक तरह से यानी पहले ही आक्रमण कर दिया और इसमें काफी लोग भील मारे जाते हैं। भील हथियारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भीलों की एकता से भयभीत अंग्रेजों ने सेना भेजी जिसने मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचकर गोलीबारी कर भीलों को तितर बितर कर दिया। अब देखो वो तो गए हमने तितर बितर किया, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्यवाही में कितने भील 1500 कितने भील बलिदान दे दिया, 1500 भील मारे गए। इस प्रकार भगत आंदोलन को यानी इस निर्ममता पूर्वक कुचल दिया गया तथा गोविंद गुरु को 10 वर्ष के कारावास की क्या दी गई, सजा दी गई। अरे कम से कम गोविंद गुरु ने भीलों में एकता तो स्थापित की भगत आंदोलन और संप सभा के द्वारा। ठीक है, तो ये था भगत आंदोलन। अब है एकी आंदोलन। हम आदिवासी आंदोलन की बात करें, दूसरा एकी आंदोलन। देखो भगत आंदोलन को कुचलने के बाद भी भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। भीलों के सरकार की जो नीति है वो जारी रही। 1917 ईस्वी में भीलों व गरासियों ने मिलकर यानी महाराणा को पत्र लिखकर इस दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध। देखो बेगार का मतलब आपको काम करना पड़ता है, पैसे नहीं मिल देंगे, बेगार करनी पड़ेगी। तो बेगार और यानी इस सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ उन्होंने पत्र लिखा। ठीक है, जिसके लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। तो भीलों ने मोतीलाल तेजावत, यहां पर देखो जैसे भगत आंदोलन उसमें प्रमुख नेता थे गोविंद गुरु के नेतृत्व में। अब यहां पर जो एकी आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ये आंदोलन यानी प्रारंभ हुआ। ये आंदोलन एकी आंदोलन, एकी किसके नाम से, एकी आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट है आपकी देखो बुक में शॉर्ट दिए गए हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने। संप सभा की स्थापना किसने की, गोविंद गुरु ने। भगत आंदोलन किसने चलाया, गोविंद गुरु ने। तो ये कहने का मतलब कि एकी आंदोलन यानी ये भी भील का ही यानी भीलों का ही आंदोलन था जो मोतीलाल यानी तेजावत के नेतृत्व में यानी चलाया गया। अगर हम बात करते हैं तो अब आ जाते हैं किसान। समझ गए कौन सा आंदोलन, किसान आंदोलन। तो राजस्थान की राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक, ध्यान देना कि राजस्थान की राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक संरचना सामंती रही है। सामंत का मतलब कि एक तरह से यानी सामंतों के हाथ में रही है। जो जमींदार लोग, बड़े बड़े कुलीन लोग, वो सामंत है। समझ गए, यानी इन सामंती रही है। यह संरचना 3 स्तर पे थी, त्रिस्तरीय, जिसमें क्रमशः कौन कौन था, शासक, जागीरदार और कर्षक वर्ग। त्रिस्तरीय का मतलब ऊपर शासक, बीच में जागीरदार और तीसरा कर्षक वर्ग, त्रिस्तरीय। इन सभी के पारस्परिक अंतर संबंधों पर यह व्यवस्था टिकी हुई थी। ठीक है, कि जागीरदार कर्षकों से लगान एकत्रित करेगा, किसको जमा कराएगा, शासक को। समझ गए, इन सभी के पारस्परिक आपस में एक दूसरे के अंतर संबंधों पर यह जो व्यवस्था टिकी हुई थी, कौन सी, ये सामंती व्यवस्था। 19वीं शताब्दी के अंत तक ये संबंध क्या बने रहे, बहुत अच्छे बने रहे, सौहार्दपूर्ण बने रहे। मगर इसके बाद राजस्थान का परिदृश्य बदलना आरंभ हो गया। ओके, इसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के विभिन्न भागों में अनेक किसान आंदोलनों का यानी सामना करना पड़ा। राजस्थान को यानी कई किसान आंदोलनों का सामना करना पड़ा। और इन किसान आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, देखो कैसे हुए, यानी ये किसान आंदोलन क्यों भड़के, इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। तो ये रीजन देखो कौन कौन से कारण थे कि अंग्रेजों के प्रभाव में आकर शासकों ने क्या किया, अपनी प्रजा की ओर पर्याप्त ध्यान देना छोड़ दिया। शासकों
व जागीरदारों ने स्वयं का अस्तित्व ही ब्रिटिश सत्ता पर आधारित समझ लिया कि हमारा जो सारा अस्तित्व किस पर है, ब्रिटिशों पर ही आधारित, अंग्रेजों पर ही आधारित है। इसलिए शासकों की निर्भरता जागीरदारों पर व जागीरदारों की निर्भरता किस पर हो गई, कृषकों पर, यानी समाप्त होती यानी चली गई। नंबर दूसरा कारण था कि राजस्व अधिक वसूलने के साथ साथ, ये राजस्व अधिक वसूलते थे, उनके साथ साथ ही कृषकों से ली जाने वाली बेगारों व लागों में भी अप्रत्याशित वृद्धि यानी देखी गई। लगान ज्यादा कर दिया गया, बेगार ज्यादा ली गई किसानों से। तो कुछ राज्यों में तो इन लोगों की संख्या 300 से अधिक थी। ठीक है। तीसरा, इस काल में अन्य व्यवसाय में विस्थापित लोगों के कृषि पर निर्भर हो जाने के कारण कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई। कि इस काल में अन्य व्यवसाय में विस्थापित लोगों के, ठीक है, उनके कृषि पर निर्भर हो जाना, किस पर, अन्य व्यवसाय के लोग भी कृषि पर निर्भर हो गए। ठीक है, किस पर, कृषि यानी खेती पर। तो उसके कारण कृषक मजदूरों की संख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कृषक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जागीरदारों के रुख में यानी अधिक कठोरता आ गई। उन्होंने सोचा कि कृषि करने के लिए आदमी और मिल जाएंगे, ठीक है, तो और अधिक कठोरता उन्होंने दिखाई जागीरदारों ने। चौथा कारण है कि कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट, कि जो उत्पादन किए जाते हैं वो कम मूल्य पर खरीदी जाती थी उनकी फसलों को। तो कृषि के जो उत्पादित जो मूल्यों में गिरावट व इजाफा, दोनों स्थितियां कृषकों के लिए लाभकारी नहीं थी। जहां एक और कीमत में गिरावट के कारण कृषकों की जो बचत का मूल्य है वो क्या हो रहा था, कम हो जाता था, और वहीं कीमत बढ़ जाने के कारण यानी उसे लाभ का भाग नहीं मिल पाता था, क्योंकि जागीरदार लगान जिन्स के रूप में लेता था। किसके रूप में, जिन्स के रूप में लेता था। अब अगर बात करें तो अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने के फलस्वरूप सामंतों का कृषकों के प्रति उदार व पैतृक नजरिया ही बदल गया। यानी जो जागीरदारों की जो उदार नीति थी कृषकों के प्रति, वो बिल्कुल ही बदल गई। समझ गए क्यों? क्योंकि अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपनाने से। तो ये इतने प्रकार के जो कारण है जिससे क्या हुआ कि यहाँ का जो राजस्थान का जो किसान था वो यानी उनके अंदर एक असंतोष की भावना पैदा हो गई, और वो यानी आंदोलन करने पर क्या हो गए, मजबूर हो गए। तो ये था आज की अपनी क्लास में, यानी प्रमुख यानी किसान आंदोलन के कारण। ठीक है, यानी प्रमुख जो किसान आंदोलन हैं उनके क्या कारण थे वो हमने आज की क्लास में पढ़े। तो आगे की क्लास में यानी प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए इस कोरोना काल में। जय हिंद, जय भारत।